नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज हम बैंकिंग का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। कल हमने बैंकिंग के फर्स्ट पार्ट में बैंकों के कार्य देखे और बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखा, बैंकों का विलय देखा। आज हम बैंकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद वर्गीकरण में जितने बैंक आएंगे, जितने प्रकार के बैंक आएंगे, वो बैंक उनकी क्या विशेषताएं होती है, कितनी उनकी न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए, कैसे उनका विनियमन होता है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बैंकों के वर्गीकरण से। तो बैंकों का वर्गीकरण है वो आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर दो प्रकार से होता है। किसके आधार पर होगा? आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर ये दो प्रकार के होंगे। एक होगा अनुसूचित बैंक और दूसरा होगा गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक को अंग्रेजी में बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक, गैर अनुसूचित को नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड बैंक कौन से हैं? जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल हैं, वो सारे के सारे क्या है? अनुसूचित बैंक है। वर्तमान में आरबीआई ने सारे के सारे बैंकों को दूसरी अनुसूची में डाला हुआ है। गैर अनुसूचित बैंक है वो वर्तमान में कोई भी नहीं है। सारे के सारे क्या है? अनुसूचित बैंक है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? SCSE। मेरे हिसाब से यही होनी चाहिए इसकी स्पेलिंग। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ये बैंक कौन से हैं? जो दूसरी अनुसूची में शामिल है, दूसरी अनुसूची में शामिल है। ठीक है। तो आरबीआई के आधार पर, एक्ट के आधार पर दो प्रकार से, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। फिर अनुसूचित है उसको भी हम कितने भाग में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। कौन से? वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक। इसको दो भागों में बांटेंगे। एक होगा वाणिज्यिक बैंक और दूसरे क्या होंगे? गैर वाणिज्यिक बैंक। गैर वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक। और गैर वाणिज्य को नॉन कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो केवल लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं, जबकि नॉन कॉमर्शियल बैंक हैं उनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि थोड़ा सा समाजवाद को बढ़ावा देना, राष्ट्रीयता की भावना उनमें थोड़ी सी होती है। तो वाणिज्यिक बैंक को क्या बोलेंगे? कॉमर्शियल बैंक। और गैर वाणिज्यिक को नॉन कॉमर्शियल। फिर गैर वाणिज्यिक बैंक है, ये क्या है? जो सहकारी बैंक हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? गैर वाणिज्यिक बैंक बोला जाता है। जो सहकारी बैंक हैं वे किस में आते हैं? गैर वाणिज्यिक में आते हैं। वाणिज्यिक में क्या आते हैं? वाणिज्यिक में 6-7 प्रकार के बैंक आते हैं, उनको हम लिखते हैं यहाँ पर। वाणिज्यिक बैंक, इसमें कौन से आएंगे? सबसे पहले आएगा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, PSB, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PSB भी बोला जाता है। कौन से होते हैं? जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से ज़्यादा हो। दूसरे पर आते हैं निजी क्षेत्र के बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट बैंक हो गए। इनमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी कितनी होती है? 51% से ज़्यादा होती है। तीसरे पर आते हैं विदेशी बैंक। ये कौन से बैंक हैं? जिनका मुख्यालय अपने घरेलू देश में होता है, शाखाएं अन्य देशों में होती है। इसके बाद है RRB, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
इन सभी बैंकों को हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे कि इनकी क्या विशेषताएं होती है, बाकी कैसे इनका विनियमन होता है। 5 नंबर पर आता है विभेदित बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक। विभेदित बैंक ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक होता है भुगतान बैंक, और दूसरा होता है लघु वित्त बैंक, लघु वित्त बैंक। इसके बाद में हम 2 चीज़ें हैं जो करंट से रिलेटेड है वो पढ़ेंगे। एक नियो बैंकिंग और दूसरी है डिजिटल बैंकिंग यूनिट, DBU, डिजिटल बैंकिंग यूनिट। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है। अब कॉमर्शियल बैंक हमने देख लिए, अब देखते हैं गैर वाणिज्यिक बैंक यानी सहकारी बैंक। सहकारी बैंक, सहकारी बैंक अवस्थिति के आधार पर, मतलब ये कहाँ पर स्थित है इसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रामीण सहकारी बैंक और दूसरे होते हैं शहरी सहकारी बैंक। अब ग्रामीण सहकारी बैंक है वो भी उधार देने की अपने क्षमता के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं। एक वे बैंक जो अल्पकालिक उधार देते हैं और दूसरे वे बैंक जो दीर्घकालिक उधार देते हैं। शहरी सहकारी बैंक हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? ये भी राज्यों में अवस्थिति के आधार पर। एक होता है राज्य शहरी सहकारी बैंक, राज्य शहरी सहकारी बैंक, और दूसरा क्या होता है? बहुराज्य शहरी सहकारी बैंक। अब जो अल्पकालिक वाला ग्रामीण सहकारी बैंक है इसका ढांचा कितने स्तरीय होता है? त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय में सबसे ऊपर आता है SCB, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। फिर इसके नीचे आता है DCCB, DCCB यानी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। और इसके नीचे आता है पैक्स, PACS, पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति। ये त्रिस्तरीय ढांचा किस में होता है? अल्पकालिक में होता है। दीर्घकालिक में सिर्फ द्विस्तरीय ढांचा होता है। कितने स्तरीय? द्विस्तरीय। द्विस्तरीय में क्या क्या आता है? एक आता है सकार DB और दूसरा है पकार DB। सकार DB का मतलब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव यानी राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक। और दूसरा कौन सा आता है? पकार B, PCARDB, पकार DB। इसमें राज्य की जगह क्या आ जाएगा? प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, यानी प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, ये चीजें आ गई। फिर ये जो राज्य शहरी सहकारी बैंक है और बहुराज्य सहकारी सहकारी बैंक है, ये दोनों भी आगे जाके 2-2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। दोनों में एक अनुसूचित बैंक होते हैं और दूसरे गैर अनुसूचित बैंक होते हैं। ये एक पूरा चार्ट है जो हमें समझना है
कहाँ गया, ये रहा, ये आपको दिख रहा होगा, मैं आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ। ये चार्ट में क्या करूँगा, ये पूरा का पूरा एक साथ चार्ट है, ये हमें याद करना चाहिए। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूरे बैंकिंग चैप्टर की पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स है ये मेरे, तो उसमें आप जाकर देख सकते हो अच्छे से, और अपनी कॉपी में लैंडस्केप मोड में इसको बना लेना, सारे इकट्ठे एक साथ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इनका वर्गीकरण। अब हम एक एक बैंक को लेते हैं और उसकी विशेषताओं के कार्यों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक यानी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, SCB। ये कौन सी बैंक है, जो RBI एक्ट 1934 में दूसरी अनुसूची में शामिल है। RBI एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है, और इसमें शामिल होने के लिए RBI एक्ट 1934 के अनुसार इनकी न्यूनतम पूंजी है जो है वो कितनी होनी चाहिए थी, 5 लाख रुपए। अभी भी ये एक्ट के अंदर 5 लाख रुपए ही लिखी गई है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की न्यूनतम पूंजी है वो 5 लाख रुपए होनी चाहिए, और ये केवल लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं, केवल लाभ कमाना ही उद्देश्य होता है इनका, लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं, ठीक है। अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में हमने क्या क्या देखा था, कौन से बैंक आते हैं इनमें। एक सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सरकारी मान लीजिए, उसके बाद प्राइवेट आएंगे निजी क्षेत्र के बैंक, उसके बाद विदेशी आएंगे विदेशी बैंक, उसके बाद आएंगे विभेदित बैंक जो 2 प्रकार के होंगे। कौन से, एक भुगतान बैंक और एक लघु वित्त बैंक। एक होगा RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और फिर नियो बैंकिंग, और दूसरा क्या था अपना डिजिटल बैंकिंग यूनिट, DBU, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक यानी PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक। ये क्या होते हैं, ये वो बैंक होते हैं जिनके अंदर सरकार का स्वामित्व कम से कम 51% होता है। कौन से, सरकार का स्वामित्व कम से कम कितना होगा, 51% होगा, तभी ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाएंगे। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं, 12 हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, 11 हैं। एक सार्वजनिकृत बैंक एक्स्ट्रा कौन सा है जो राष्ट्रीयकृत नहीं है, SBI है। पिछले लेक्चर में सारा बता चुका हूँ, याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा PSB कौन है, सबसे बड़ा PSB है दोस्तों SBI। उसके बाद आता है PNB, उससे छोटा PNB है, और फिर उससे छोटा है बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB। SBI तो शुरू से है ही सबसे बड़ा। फिर इसके जो 5 सहयोगी बैंक थे जो हमने देखे थे, अभी आगे चल के देखेंगे, जिसके कारण ये सबसे बड़ा बैंक है। PNB में भी बहुत सारे बैंकों का विलय हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हुआ है। सबसे बड़ा PSB SBI, उससे कम PNB, सबसे कम मतलब 3 नंबर पर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा आता है। फिर SBI की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 को। इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। इसके बाद इसकी 5 सहयोगी शाखाएं थी जो चल रही थी, जिनका विलय 2017 में कर दिया गया SBI में। वो 5 सहयोगी शाखाएं कौन सी थी वो देख लेते हैं। एक थी स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, दूसरा था स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, तीसरा क्या था
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, जो अपने राजस्थान में चलता था, जयपुर। एक था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद, और एक था स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। कौन से थे? एक स्टेट बैंक ऑफ मैसूर था, एक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला था, एक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर था, एक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद था, एक स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर था। ये 5 सहयोगी बैंक थे। इन पांचों को 2017 में किस में विलय कर दिया गया था? एसबीआई में विलय कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से एसबीआई है वो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। एक क्या था? महिला बैंक का विलय भी 2017 में किया गया था। कौन सा बैंक था? भारतीय महिला बैंक। इसका विलय भी 2017 में एसबीआई में कर दिया गया था। भारतीय महिला बैंक बनाया किस लिए था? ये 2013 में बनाया गया था, यूपीए सरकार ने इसको बनाया था, और इसका मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली में। और इसकी जो चेयरमैन थी वो कौन थी? उषा अनंत, उषा अनंत थी। बाद में ये इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा, क्योंकि इसको बनाया किससे गया था? एसबीआई ने इसको 1000 करोड़ रुपए महिला बैंक को दिए थे संचालित करने के लिए, इसलिए बाद में इसको एसबीआई में ही मिला दिया गया। इसकी विशेषताएं क्या थी? अब जाहिर सी बात है कि भारतीय महिला बैंक है, तो इसमें खाता किसका खुलेगा? हमारे हिसाब से केवल महिलाओं का खुलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें खाता महिला और पुरुष दोनों खोल सकते थे। खाता महिला भी खोल सकती थी और पुरुष भी खोल सकते थे। लेकिन क्या चीज़ भिन्न होनी चाहिए थी कि इसमें जो कर्मचारी है, क्योंकि भारतीय महिला बैंक है तो कर्मचारी क्या होने चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं था, इसमें कर्मचारी भी महिला और पुरुष दोनों ही होते थे। कर्मचारी महिला भी होती थी और पुरुष भी होता है। तो फिर ये किस लिए इसका नाम महिला बैंक पड़ा? क्योंकि ये हो सकता है लोन केवल किसको दे? महिलाओं को दे, लेकिन ऐसा भी इसमें नहीं था, क्योंकि ये लोन भी महिला और पुरुष दोनों को देता था। लेकिन प्राथमिकता है लोन में वो किसको दी जाती थी? महिलाओं को दी जाती थी। और जो महिला लोन ले रही है उसकी जो ब्याज दर थी वो पुरुष जो लोन ले रहे हैं उसकी ब्याज दर से कम होती थी। ब्याज दर पुरुषों के लोन के मुकाबले क्या होती थी? कम होती थी। बस यही एक अंतर था। हो सकता है 4 स्टेटमेंट देके आपसे पूछ ले भारतीय महिला बैंक, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। खाता पुरुष महिला दोनों, कर्मचारी पुरुष महिला दोनों, लोन पुरुष महिला दोनों, लेकिन लोन में प्राथमिकता महिलाओं को, और लोन की जो ब्याज दर है वो पुरुषों को जो लोन दिया जाएगा उसकी ब्याज दर से कम होती थी। बस यही है। तो ये जो बैंकों का विलय वगैरह हम देख रहे हैं, ये एक एनपीए होता है जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको हम बैंकिंग जब अपनी खत्म होगी तो उसके लास्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। गैर निष्पादन परिसंपत्ति, गैर निष्पादन परिसंपत्ति मतलब इससे किसी प्रकार का क्या नहीं होता है? निष्पादन नहीं होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का ऋण होता है, लोन होता है। बैंक जो लोन देता है ग्राहकों को, अगर वो ग्राहक लगातार 3 महीने तक 90 दिन तक मूलधन और ब्याज की जो किस्त उसकी आती है उसको नहीं चुकाता है, उसका भुगतान बैंक को नहीं करता है, तो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार वो क्या हो जाता है? उसका एनपीए हो जाता है। कितने दिनों तक? 3 महीने तक। 3 महीने या लगातार 90 दिन। लगातार 90 दिन होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि 1 महीने की किस्त दे दी, अगले महीने नहीं दी, फिर अगले महीने दे दी,
वो एनपीए नहीं कहलाएगा। लगातार 3 महीने तक कुछ भी नहीं दिया बैंक को, किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया अपने ऋण के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा, एनपीए कहलाएगा। तो भारत के सभी बैंकों में एनपीए की समस्या है वो बरकरार है, और सबसे ज़्यादा एनपीए किसका है, पीएसबी का है, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है। पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में लगभग 85% जो टोटल एनपीए है अपना भारत में सभी बैंकों का, उसका 85% एनपीए कहाँ है, पब्लिक सेक्टर बैंकों का है। मतलब उन्होंने लोन दे दिया है लेकिन उसकी वापसी नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए पीएसबी को सशक्त बनाने के लिए 2014 के अंदर एक समिति बनाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पीजे नायक समिति। पीजे नायक समिति ये क्या करती है, ये 3 कार्यक्रम इसके अंदर लॉन्च किए जाते हैं जिसमें पीएसबी को सशक्त बनाने के लिए उसमें 7 सूत्रीय सुधार के लिए मिशन इंद्रधनुष है, जिसको A to G रिफॉर्म्स कहते हैं, वो लॉन्च किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है, 14 में बनी है तो 2015 में मिशन इंद्रधनुष है वो लॉन्च करते हैं। ठीक है, कौन सी समिति थी, पीजे नायक समिति थी। किसके लिए बनी, पीएसबी में सुधार के लिए बनी। कितने सूत्री कार्यक्रम दिया, 7 सूत्री कार्यक्रम दिया। नाम क्या था, मिशन इंद्रधनुष। अब ये मिशन इंद्रधनुष है, इसके अंदर 3 कार्यक्रम संचालित किए गए थे। मिशन इंद्रधनुष में 3 कार्यक्रम संचालित किए गए थे। कौन से थे, एक तो था कि कृषि में इंद्रधनुषी क्रांति। कृषि में इंद्रधनुषी क्रांति, इसका क्या मतलब है, इसमें जैसे जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं वैसे ही हर रंग के लिए एक कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में मान लीजिए एक क्रांति लानी थी। जैसे ग्रीन हरित क्रांति हो गया, नीली क्या हो गई, मत्स्य पालन से रिलेटेड हो गई, सफ़ेद क्रांति क्या हो गई, दूध से रिलेटेड हो गई, इस प्रकार से। दूसरा था बच्चों का टीकाकरण अभियान, बच्चों का टीकाकरण अभियान। और तीसरा था पीएसबी में 7 सूत्रीय सुधार। ठीक है, और इनको बोला जाता है A to G रिफॉर्म्स, क्योंकि ABCDEFG ये 7 सुधार किए गए थे। हर लेटर से कोई न कोई सुधार था वो संबंधित था। क्या क्या था, सबसे पहले देखते हैं ए से। ए का मतलब था अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति। किसकी नियुक्ति, पीएसबी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक। इन 7 सूत्री सुधारों से पहले क्या होता था, जो कोई पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसमें एक पोस्ट होती थी सीएमडी, जिसका मतलब होता था चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं चेयरमैन और प्रबंध निदेशक। क्या बोलेंगे इसको हम, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक। ये होता था 2015 से पहले। लेकिन 2015 के बाद ये कौन होता था, ये एक ही व्यक्ति होता था। ठीक है, वही व्यक्ति चेयरमैन है और वही व्यक्ति प्रबंध निदेशक है। 2015 के बाद इन दोनों पदों को अलग अलग कर दिया गया। चेयरमैन का पद अलग हो गया और प्रबंध निदेशक का पद क्या हो गया, अलग हो गया। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, इनकी नियुक्ति की जाएगी एक BBB के द्वारा, बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा इनकी नियुक्ति है वो की जाएगी। और ये जो व्यक्ति हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बैंक के ही व्यक्ति हों, ये बैंक से बाहर का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। बैंक से बाहर का व्यक्ति है वो भी हो सकता है। तो ये था ए से अपॉइंटमेंट। पहले क्या था, CMD एक पोस्ट थी, एक व्यक्ति होता था, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक। 2015 के बाद इन दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। कौन सी समिति की सिफारिश पर, पीजे नायक समिति की हिदायत पर। कौन से सुधार, 7 सूत्रीय सुधार मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। ठीक है, चेयरमैन अलग, मैनेजिंग डायरेक्टर अलग, दोनों की नियुक्ति BBB की सलाह पर की जाएगी
और ये व्यक्ति बैंक से बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है। तो ये हो गया ए से अपॉइंटमेंट। अब देखते हैं बी। बी से बना बी बी बी, बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो, यही स्पेलिंग होती है शायद, ठीक है। नहीं, BUREAU, ब्यूरो, BUREAU, ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसकी भी स्थापना पीजे नायक समिति की सिफारिश पर हुई। कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2016 से। इसमें क्या होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो अध्यक्ष है वो सचिव रैंक का अधिकारी होता है, सचिव रैंक का अधिकारी होता है, ठीक है, मतलब एक उच्च अधिकारी होता है। और इसके अन्य सदस्य कौन होते हैं? अन्य सदस्यों में जो आरबीआई के 4 उप गवर्नर है वो होंगे और कुछ सरकार द्वारा नामित सदस्य होंगे। 4 आरबीआई के उप गवर्नर होंगे, उसके बाद में सरकार द्वारा नामित सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन होगा? सचिव रैंक का कोई अधिकारी होगा। इसके कार्य क्या है? बीबीबी के कार्य क्या है? कार्य, सबसे पहला कार्य तो हमने पिछले में अपॉइंटमेंट में देखा था कि ये इसके चेयरमैन की नियुक्ति के संदर्भ में सलाह देता है। चेयरमैन की जो नियुक्ति है उसमें क्या देता है? सलाह देता है। यह एक स्वायत्त शासी सलाहकारी निकाय है, स्वायत्त सलाहकारी निकाय है, इस पर किसी का दबाव नहीं है। दूसरा, यह बैंक को अपनी कार्य योजना का विस्तार और बाजार से पूंजी जुटाने में मदद करता है, बाजार से पूंजी जुटाने में मदद करता है। ये हो गई बीबी के कार्य। बीबी मतलब बैंक बोर्ड ब्यूरो, पीजे नायक समिति की सिफारिश पर 2016 में शुरू। अध्यक्ष सचिव रैंक का अधिकारी होगा। अन्य सदस्यों में 4 आरबीआई के जो उप गवर्नर हैं वो होंगे, प्लस में सरकार द्वारा नामित सदस्य होंगे। काम क्या होगा? चेयरमैन के पद की सिफारिश करना, सलाह देना। यह एक स्वायत्त सलाहकारी निकाय है। यह बैंकों को अपनी कार्य योजना के विस्तार और बाजार से पूंजी जुटाने में मदद करता है, ठीक है। बी के बाद क्या आता है? सी। सी का मतलब कैपिटलाइजेशन, यानी पूंजीकरण। पूंजीकरण में क्या करता है कि जो सरकार है वो समय समय पर पीएसबी को सहायता के रूप में पूंजी का अंतर्वेशन करती है, धन प्रदान करती है। इसी को पूंजीकरण कहा गया है। सरकार समय समय पर पीएसबी को सहायता के लिए धन का अंतर्वेशन करती है, ठीक है, कैपिटलाइजेशन। सी के बाद क्या आता है? डी। डी मतलब डिस्ट्रेस, दबाव से मुक्ति, यानी जो जितने पीएसबी है इनको सरकार के दबाव से मुक्त करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े उद्योगपति है उनको लोन देने के लिए सरकार इन पर दबाव डाल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें सरकार के दबाव से मुक्त करना चाहिए। डी के बाद आता है ई। ई का मतलब है एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण। जो पीएसबी सेक्टर के बैंक हैं उनका आपस में विलय करके उनको सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके द्वारा होगा आपस में विलय करके सशक्त बनाना। ई के बाद क्या आता है? एफ। एफ का मतलब है फ्रेमवर्क ऑफ
अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेहिता कि जो पीएसबी बैंक होंगे उनमें जो उच्च अधिकारी होते हैं वो बैंक में हुई अनियमितता के लिए जवाबदेही ठहराए जाने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एफसी हो गया फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेहिता। पीएसबी में उच्च अधिकारियों को बैंक में हुई अनियमितता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। ठीक, ये हो गया एफ। एफ के बाद क्या आता है? जी। जी का मतलब है गवर्नेंस यानी सुशासन है। बैंकों में सुशासन और पारदर्शिता उनको बढ़ाना चाहिए। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये वाली चीज़ें वो लागू करनी चाहिए और उनमें उनको तकनीक दक्ष बनाना चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी का समावेशन है वो करना चाहिए ताकि उसकी में पारदर्शिता भी आए और उसकी पहुंच भी कहाँ तक हो, पहुंच का दायरा भी बड़ा हो सके। GOVERNANCE गवर्नेंस मतलब सुशासन। कैसा होना चाहिए? मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए। ठीक है, फिर सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ाना चाहिए। सुशासन और पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए और उसको क्या बनाना चाहिए? तकनीक दक्ष भी बनाना चाहिए। तो ये थे A to G रिफॉर्म्स। ठीक है, ए से अपॉइंटमेंट नियुक्ति, CMD, C अलग, MD अलग, BBB की सलाह पर। दूसरा B से BBB बैंक बोर्ड ब्यूरो अध्यक्ष सचिव रैंक का अधिकारी, शुरू 2016 में पीजे नायक समिति की सिफारिश पर 4 उप गवर्नर सदस्य होंगे, सरकार द्वारा नामित सदस्य होंगे। पीएसबी के अध्यक्ष के लिए सलाह करेगा, स्वायत्त सलाहकारी संस्था है, बैंकों को अपनी कार्य योजना के विस्तार और बाजार से पूंजी जुटाने में मदद करेगा। सी में कैपिटलाइजेशन पूंजीकरण, सरकार समय समय पर पीएसबी को सहायता के लिए धन का अंतर्वेशन करती है, सहायता उपलब्ध कराती है। डी में क्या होगा? डिस्ट्रेस दबाव से मुक्ति, सरकार के दबाव से मुक्त रखना। ई से क्या है? एम्पावरमेंट सशक्तिकरण, यानी उनका विलय करके उनको सशक्त बनाना। एफ में क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी जवाबदेहिता, पीएसबी के जो उच्च अधिकारी हैं उनको बैंक में हुई अनियमितता के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। जी में क्या है? गवर्नेंस सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ाना चाहिए। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये वाला सिस्टम लागू करना चाहिए और उनको टेक्नोलॉजी का विस्तार करना चाहिए, तकनीक दक्ष बनाना चाहिए। ये थे A to G रिफॉर्म्स तो पीजे नायक समिति ने 2015 में सुझाव दिए थे और इनको लागू किया गया। तो यहाँ पर अपना पीएसबी सेक्टर का जो बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है वो खत्म हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बाद कौन से आते हैं? निजी क्षेत्र के बैंक। कौन से आएंगे? निजी क्षेत्र के बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक वो बैंक होते हैं जिनमें निजी क्षेत्र का स्वामित्व कितना होता है? 51% से अधिक होता है। सरकार का 51% से अधिक होगा तो सार्वजनिक क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का 51% से अधिक होगा तो निजी क्षेत्र के बैंक हैं वो कहलाए जाएंगे। भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? वो है HDFC। उसके बाद 2 नंबर पर क्या आता है? ICICI आता है। अब ये निजी क्षेत्र के बैंक हैं, इनको भी 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन से? एक निजी क्षेत्र के बैंक जो राष्ट्रीयकरण की जब प्रक्रिया हुई थी 1969 और 1980 में, तो जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, बाकी जो बैंक बच गए वो क्या कहलाए? पुराने निजी क्षेत्र के बैंक। तो नए निजी क्षेत्र के बैंक 1991 में जब हमारे LPG सुधार लागू हुए तो 1994 में नए बैंकों को बैंक का लाइसेंस दिया गया। तो जो लाइसेंस इन बैंकों को दिया गया, ये बैंक क्या कहलाए? नए निजी क्षेत्र के बैंक कहलाए।
आईसीआईसी बैंक है वो आईसीआईसी कंपनी 1955 में बन गई थी, लेकिन इसको बैंक का लाइसेंस 1994 में दिया गया है। तो ये हो गए निजी क्षेत्र के बैंक। ठीक है, क्यों होते हैं इनमें निजी क्षेत्र का स्वामित्व कितना होता है? निजी क्षेत्र का स्वामित्व कम से कम कितना होना चाहिए? 51% होना चाहिए, तभी वो निजी क्षेत्र का बैंक कहलाएगा। दूसरा, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है वर्तमान में? सबसे बड़ा बैंक है HDFC। उसके बाद कौन सा आता है? ICICI आता है। अब ये निजी क्षेत्र के बैंक हैं, ये कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन से? पुराने निजी क्षेत्र के बैंक। अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसका उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। अपने दोस्तों को चैनल शेयर कर देना, और आप भी अगर नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो पुराने निजी क्षेत्र के बैंक और नए निजी क्षेत्र के बैंक। पुराने निजी क्षेत्र के बैंक कौन से? जो राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में बच गए थे। राष्ट्रीयकरण हुआ कब हुआ? 1969 और 1980। इसमें जो बचे हुए बैंक थे, बचे हुए बैंक, वो क्या कहलाए? पुराने निजी क्षेत्र के बैंक। जैसे एक करूर वैश्य बैंक था, एक फेडरल बैंक था, एक पंजाब बैंक था, है मतलब जो क्या है निजीकरण की राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में बच गए थे, और ये पुराने निजी क्षेत्र के बैंक हैं। नए निजी क्षेत्र के बैंक 1991 में हमारे देश में क्या हुए? LPG सुधार लागू हुए। तो 1994 में सरकार ने नए लाइसेंस जारी किए बैंकों को। तो जिन बैंकों को ये नए लाइसेंस मिले वो नए निजी क्षेत्र के बैंक कहलाए। जैसे एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, आदि। फिर 2015 में RBI ने क्या किया? 2 NBFCs थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उनको यूनिवर्सल बैंक में घोषित करके उनको बैंक का लाइसेंस दे दिया। 2015 के अंदर RBI ने NBFC थी, NBFC, ये कौन सी थी? 2, एक थी बंधन बैंक, NBFC को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बंधन बैंक, और दूसरा था IDFC फर्स्ट बैंक। ये दोनों क्या थी? NBFC थी, लेकिन 2015 ने इनको लाइसेंस जारी करके दोनों को क्या बना दिया गया? यूनिवर्सल बैंक बना दिया। ठीक है, अब यूनिवर्सल बैंक क्या होता है? यूनिवर्सल बैंक की 3 विशेषताएं होती है। सबसे पहले, इसकी जो न्यूनतम पूंजी है वो 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए। न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़ रुपए। ठीक है, दूसरी विशेषता है कि इनकी कम से कम 25% शाखाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए। 25% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए। और तीसरी इनकी विशेषता है कि ये बैंकों के सभी उत्पादों का विक्रय करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बीमा हो गया, इन सब चीज़ों का ये बैंक के सभी उत्पादों का विक्रय करते हैं, जैसे बीमा, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड हो गया, इन सब चीज़ों का। उनको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल बैंक। न्यूनतम पूंजी 500 करोड़ रुपए, मिनिमम 25% शाखाएं कहाँ होनी चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए। यूनिवर्सल बैंक उनको बोला जाएगा। 2015 में RBI ने 2 NBFC थी, एक बंधन बैंक, दूसरी IDFC फर्स्ट बैंक, जिनको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दे दिया गया। ठीक है,
निजी क्षेत्र के बैंक 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की, 2 प्रकार के, नए पुराने जो राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में बच गए थे, करूर वैश्य बैंक, फेडरल बैंक, पंजाब बैंक, नए जिनको 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद 1994 में नई लाइसेंस प्रदान किए गए, एक्सिस बैंक हो गया कोटक महिंद्रा बैंक हो गया आदि। ठीक है, ये हो गए निजी क्षेत्र के बैंक। पीएसबी खत्म, निजी क्षेत्र के बैंक खत्म। इसके बाद आता है विदेशी बैंक। फॉरेन बैंक कौन से होते हैं? विदेशी बैंक। विदेशी बैंकों के संबंध में क्या होता है कि इनका मुख्यालय है वो इनके घरेलू देश में ही होता है। जिस देश के ये बैंक हैं उसी देश में इनका मुख्यालय होता है, लेकिन इनकी शाखाएं हैं वो अलग अलग देशों में होती है। जैसे भारत में भी कुछ विदेशी बैंक हैं, जैसे सिटी बैंक हो गया, HSBC बैंक हो गया। सिटी बैंक कहाँ का है? यूएस का है। HSBC बैंक कहाँ का है? हांगकांग का। HSBC मतलब हांगकांग संघाई बैंक कॉरपोरेशन। स्कॉटलैंड का बैंक कौन सा है? रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, RBS बैंक। ठीक है, तो ये क्या है? विदेशी बैंक है। इनका मुख्यालय अपने घरेलू देश में होगा, शाखाएं अलग अलग देशों में होगी। भारत में इनको भी 2 प्रकार में बांटा गया है। एक वे बैंक जिनकी 20 से कम शाखाएं भारत में हैं, और एक वो बैंक जिनकी 20 से अधिक शाखाएं भारत में हैं। बाकी विदेशी बैंक हैं, ये हमारे RBI के दिशा निर्देशानुसार ही काम करता है, विनियमन होता है इनका। ये भी CRR रखते हैं, ये SLR भी रखते हैं। सब चीज़ें इन पर क्या है? वही लागू होती है जो हमारे देश के बैंकों में लागू होती है। तो विदेशी बैंक, इनका मुख्यालय कहाँ है? इनके घरेलू देश में, लेकिन शाखाएं कहाँ होती है? शाखाएं होती है अन्य देश में। कौन से हैं? जैसे एक हो गया सिटी बैंक, ये कहाँ का है? अमेरिका का। दूसरा क्या हो गया? HSBC, ये कहाँ का है? हांगकांग संघाई बैंक कॉरपोरेशन। एक क्या है? RBS बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ये है स्कॉटलैंड का। ठीक है, ये RBI के सभी नियमों का पालन करते हैं, जैसे CRR हो गया, SLR हो गया, PSL यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिक क्षेत्र में उधारी जो 40% देनी होती है हर बैंक को। अलग अलग बैंक की अलग अलग है, बाकी कॉमनली 40% है। इन सब को ये फॉलो करते हैं जो विदेशी बैंक होते हैं। ये भी 2 प्रकार के हैं, जिनकी शाखाएं क्या है? 20 या 20 से कम है, और दूसरी जिनकी शाखाएं 20 से ज़्यादा है। ठीक है, ये है विदेशी बैंक। इसके बाद आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, RRB। RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं? ये क्षेत्रीय क्यों बोला जाता है और इनको ग्रामीण क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक रीजनल बेसिस पे इनको स्थापित किया जाता है, और ग्रामीण बैंक इसलिए है कि अपने ज़्यादातर उद्गारी है वो कृषि क्षेत्र में ही देते हैं, इसलिए इनको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB बोला जाता है। और ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही हम पढ़ रहे हैं। इनकी स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में। 2 अक्टूबर 1975 में इनकी हुई थी स्थापना। मुख्य कार्य क्या है? कृषि क्षेत्र में कृषकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध करवाना। अल्पकालिक यानी 1 वर्ष से कम का ऋण किस प्रकार कराते हैं? KCC के रूप में, किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में ये कृषकों को कृषि क्षेत्र में अल्पकालिक ऋण उपलब्ध करवाते हैं, जो 1 वर्ष तक का ही होता है। 1 वर्ष बाद हम KCC को क्या करता है? नया पुराना करने जाते हैं ना, वही चीज़ है। इसमें अगर हम स्वामित्व की बात करें
तो स्वामित्व इसमें 50% होता है केंद्र सरकार का, 15% होता है इसमें राज्य सरकार का, और 35% होता है इसमें प्रायोजित बैंक का। प्रायोजित बैंक यानी स्पॉन्सर्ड बैंक, ठीक है। तो प्रायोजित बैंक है ये कोई भी वाणिज्यिक बैंक हो सकता है। जैसे अपने राजस्थान का उदाहरण लेते हैं, ये जो राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक है वो क्या है, आरआरबी है, और इसका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा है, इसका स्पॉन्सर्ड बैंक है एसबीआई, ठीक है। इस प्रकार से प्रायोजित बैंक होता है। सबसे ज़्यादा आरआरबी कौन से देश में, कौन से राज्य में है, सबसे ज़्यादा आरआरबी सबसे ज़्यादा है यूपी में। और ऐसे 2 स्टेट हैं जिनमें आज तक एक भी आरआरबी नहीं खुला है, वो हैं गोवा और सिक्किम। इन दोनों में एक भी आरआरबी नहीं खुला है। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में टोटल आरआरबी हैं 28। 2022-23 में ये कितने थे, 43 थे। तो बाद में सरकार द्वारा 2025-26 के बजट में वन नेशन वन आरआरबी स्कीम को लागू करके इनकी संख्या कितनी कर दी, 28 कर दी। वन स्टेट वन आरआरबी, ठीक है। तो ये 43 से घटकर अभी वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है, 28 हो गई है। तो ये हो गए अपने आरआरबी। इसके बाद है विभेदित बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक। ये क्या चीज होता है, विभेदित बैंक यानी डिफरेंशिएटेड बैंक। ये बैंक किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाते हैं, जैसे वित्तीय समावेशन करना इत्यादि। तो 2014 में एक समिति बनाई गई थी, नचिकेत मोर समिति। इसकी सिफारिश पर 2 बैंक, एक भुगतान बैंक और एक लघु वित्त बैंक, ये 2 प्रकार के बैंक हैं, इनको स्थापित किया गया। 2014 में समिति बनी नचिकेत मोर समिति। इसके आधार पर 2 प्रकार के विभेदित बैंक बनाए गए। एक विभेदित बैंक भुगतान बैंक बोलते हैं जिसको भुगतान बैंक, और दूसरा क्या होता है, लघु वित्त बैंक। ये दोनों क्या है, ये दोनों ही विभेदित बैंक कहलाते हैं क्योंकि ये किसी खास उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाते हैं। बात करें भुगतान बैंक की, भुगतान बैंक क्या होता है। भुगतान बैंक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, अब ये वित्तीय समावेशन बार बार शब्द आ रहा है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। वित्तीय समावेशन का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि हम अपना धन है वो बैंकों में जमा कर दें। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी है तो पूंजी की साख सर्जन क्षमता है वो बढ़नी चाहिए। हम बैंकों में जमा करने के अलावा बीमा भी लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड में भी निवेश करने चाहिए, ताकि आगे से आके पूंजी का क्या होता रहे, सर्कुलेशन होता रहे बार बार, ठीक है। तो ये होता है वित्तीय समावेशन, एक तरह से कि पैसा जमा ना होकर के पैसा निवेश होता रहे, इसी को वित्तीय समावेशन बोलते हैं। इसके लिए भुगतान बैंक है उसको शुरू किया गया, और लघु वित्त बैंक है इसको भी वित्तीय समावेशन के लिए शुरू किया गया था। दूसरा, भुगतान बैंक सबसे ज़्यादा किस काम में आते थे, जो प्रवासी मजदूर रहते हैं। पहले तो मैं आपको भुगतान बैंक बता दूं कि जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया तो जो प्रवासी मजदूर हैं उनको धन प्रेषण करने में अपने घर पर, पहले क्या होता था, पहले मनी ऑर्डर के थ्रू रुपए भेजे जाते थे, जो डाकघर में सुविधा होती थी। वो पैसे पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगते थे, उसका जो शुल्क था वो भी ज़्यादा था। इसकी जगह पर फिर भुगतान बैंक है ये लाए गए, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया। अब एयरटेल पेमेंट बैंक क्या है, हर गांव में है। गांव में जो अपने मोबाइल की दुकान होती है रिचार्ज वगैरह की, या जो नॉर्मल किराना स्टोर होता है, वो भी एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट यानी उसकी फ्रेंचाइजी लेके रखते हैं। इसमें क्या होता है कि तुरंत भुगतान हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई मजदूर है वो बम्बई में बैठा है, बम्बई में उसने क्या किया, एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसे डाले, वहाँ से एक यूटीआर नंबर जनरेट होगा किसी आदमी के नाम पे। फिर वो बम्बई वाला मजदूर क्या करेगा, जैसे कोई स्टेट है यूपी है, यूपी में
अपने जिसको उसने पैसे भेजने हैं उसको बोलेगा कि ये यूटीआर नंबर है, आप एयरटेल पेमेंट से प्राप्त कर लो। वो एयरटेल पेमेंट बैंक पे जाएगा, वहाँ पर जो नियरेस्ट होगा उसके, वहाँ पर फिर क्या करेगा, वो यूटीआर नंबर दिखाएगा, अपनी आईडी दिखाएगा और वो दुकान वाला उसको एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू भुगतान कर देगा। इसलिए क्या है, ये एक त्वरित प्रक्रिया है और इसमें शुल्क भी नाम मात्र का होता है। तो ये होते हैं भुगतान बैंक। इसकी स्थापना के लिए न्यूनतम कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है? न्यूनतम पूंजी चाहिए इसके लिए 100 करोड़ रुपए। यूनिवर्सल बैंक के लिए 500 करोड़, भुगतान बैंक के लिए 100 करोड़, लघु वित्त बैंक की अभी बता देता हूं 200 करोड़ न्यूनतम पूंजी है। फिर ये भुगतान बैंक खोल कौन सकता है, इसका प्रवर्तक कौन हो सकता है, इसके बारे में देख लेते हैं। भुगतान बैंक का प्रवर्तक, भुगतान बैंक है कोई भी भारतीय व्यक्ति है या कोई भी भारतीय कंपनी है वो इसको स्थापित कर सकती है। यानी कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो क्या हो, भारतीय हो, उसके द्वारा भुगतान बैंक है वो शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा उस व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष का बैंकिंग अनुभव होना जरूरी है। कम से कम 10 वर्ष का बैंकिंग अनुभव आवश्यक हो गया। इसके बाद में उस व्यक्ति की इस बैंक में हिस्सेदारी है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 40% हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो आज 40% हिस्सेदार है, कल इसको हिस्सेदारी को किसी दूसरे को बेच के निकल गया, नहीं, उसको ये हिस्सेदारी है वो 5 वर्ष तक मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही आदमी इसका प्रवर्तक हो सकता है। इसके अलावा कोई भी भारतीय दूरसंचार कंपनी, भारतीय दूरसंचार कंपनी जैसे एयरटेल हो गई, या फिर कोई सुपर बाजार कंपनी जैसे जियो मार्ट हो गया, जियो फ्रेश, रिलायंस फ्रेश हो गया, सुपरमार्केट हो गया, वी मार्ट हो गया, तो ये सारे क्या है, भुगतान बैंक है वो स्थापित कर सकते हैं। एयरटेल ने अभी किया हुआ है। भारत का पहला भुगतान बैंक कौन था? एयरटेल पेमेंट बैंक ही था। फिर भुगतान बैंक की विशेषताएं क्या होती है, ये क्या क्या कर सकता है? यानी तो जो भुगतान बैंक है वो केवल जमा स्वीकार कर सकता है, उधार नहीं दे सकता। क्या कर सकता है? जमा स्वीकार कर सकता है, उधार नहीं दे सकता। इसके बाद में वो क्या कर सकता है, केवल डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। वो मांग और सावधि दोनों प्रकार से जमा कर सकता है। मांग और सावधि जमा दोनों प्रकार से जमाएं क्या है, स्वीकार कर सकता है, और इस पर वो क्या देता है, ब्याज भी देता है। इसके अलावा वो एनआरआई जमा है वो स्वीकार नहीं कर सकता, एनआरआई जमा स्वीकार नहीं कर सकता। इसके बाद में वो अधिकतम एक खाता धारक से 2 लाख रुपए ही जमा कर सकता है, अधिकतम 2 लाख रुपए ही जमा कर सकता है। 2 लाख रुपए से ज़्यादा भुगतान बैंक में जमा नहीं होंगे। अगर 2 लाख से ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको किसी दूसरे बैंक में उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये दूसरे बैंकों की तरह CRR और SLR है उसको मेंटेन करके रखता है, RBI द्वारा इसका विनियमन होता है। फिर जब ये उधार ही नहीं देता है तो इसकी इनकम कहाँ से होती है, जबकि ये जमाओं पर ब्याज भी देता है। तो इसकी इनकम होती है कि इसके पास जो जमा है टोटल, उसमें से 75% उसको सरकारी प्रतिभूति में निवेश करना है। तो सरकारी प्रतिभूति में निवेश करेगा, वहाँ से इसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। फिर जो 25% बच गया इसको ये किसी अन्य बैंक में मांग या सावधि जमा करता है, जहाँ से इसको क्या मिलता है, ब्याज का भुगतान किया जाता है। तीसरा, पैसे कहाँ से मिलेंगे इसको, ये दूसरे बैंकों के जो म्यूचुअल फंड हैं, बीमा है, क्रेडिट कार्ड है,
उनका क्या करता है, विक्रय करता है, तो इसका इसमें क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। तो ये सारी विशेषताएं हो गई भुगतान बैंक की। केवल जमा स्वीकार करेगा, उधार नहीं देगा। जमा भी 2 लाख तक ही स्वीकार करेगा एक खाता धारक से। मांग और सावधि दोनों जमा कर सकता है। एनआरआई जमा नहीं की जा सकती। सीआरआर एसएलआर आरबीआई के नियमानुसार मेंटेन करता है। अपनी टोटल जमा है उसका 75% सरकारी प्रतिभूति में निवेश करेगा। 25% किसी अन्य बैंक में मांग या सावधि जमा में रखेगा। दूसरे बैंकों के क्रेडिट कार्ड, बीमा, म्यूचुअल फंड इनका विक्रय करेगा जिनसे उसको कमीशन प्राप्त होगा। ये सारी विशेषताएं हैं। भारत में पहला भुगतान बैंक जनवरी 2017 में क्या बनाया गया था, एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, इसी को देखते हुए 2018 में सरकार ने क्या किया कि भारत देश के जितने डाकघर हैं उन सभी को भारतीय डाक भुगतान बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया। भारतीय डाक भुगतान बैंक में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका 100% स्वामित्व किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो ये होता है दोस्तों भुगतान बैंक। तो जो लघु वित्त बैंक है उसको हम कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। लघु वित्त बैंक हो गया प्राथमिक क्षेत्र, उधारी हो गया शहरी सहकारी बैंक हो गई। तो ये लेक्चर अगर आपको समझ में आए हो, अच्छा लगा हो, तो अपने अमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। मिलेंगे हम कल नए लेक्चर के साथ।